सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज के साथ मैं हूं मदीहा सलीम और मैं हूं हैदर आवान। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। आप हमें यूट्यूब पर बराह रास्त भी देख सकते हैं। youtube.com/24newshd विजिट कीजिए। सबसे पहले आम खबर आपको दें। सवात में सैलाब के बायस हालात तेजी से खराब होने लगे। सैलाब के पेश नजर लोगों ने नकल मकानी शुरू कर दी। जिले में अब तक 3 अफराद जाम बहक हो चुके हैं, जबकि सैकड़ों सयाह फंसे हैं। 8 राब्ता पुल पानी में बह चुके हैं। सवात में इंतजामिया की जानिब से कहीं कोई इमदादी कार्रवाइयां नजर नहीं आ रही। आपको अपडेट कर रहे हैं। सवात में सैलाब के बायस हालात तेजी से खराब होने लगे हैं। इस पर बात करेंगे। सुभान अल्लाह हमारे साथ है। सुभान अल्लाह, बताइएगा हालात क्या है यहाँ के? जी बिल्कुल, स्वात में बारिशों ने तबाही मचा दी है और यहाँ पे सैलाबी सूरत हाल है। अब तक 3 अफराद जान बहक जबकि 7 अफराद जख्मी होने की इत्तलात है। इसके साथ साथ बहरैन का जो राब्ता पुल है उसका भी एक आधा हिस्सा गिर चुका है और इसी तरह मदयन में भी 4 पुल जो है, राब्ता पुल जो है वो गिर चुके हैं। ज़मीनी रास्ते जो है वो बिल्कुल मुनक़ते हो चुके हैं। इसके साथ साथ कालाम, बहरैन और मदयन में सयाह भी फंस चुके हैं और मकामी लोग जो है वो भी फंस चुके हैं। मुख्तलिफ जगहों पे रेस्क्यू के एहलकार जो है वो भी इमदादी कार्रवाई कर रहे हैं और इसके साथ साथ मकामी लोग जो है वो भी इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ है। लेकिन बारिशों का सिलसिला जो है वो रुकने वाला नहीं है। वो मजीद बारिश जो है वो हो रही है और दरियाई स्वात की बहाव में काफ़ी हद तक इजाफा हो चुका है। दरियाई स्वात के किनारे जितनी भी आबादियाँ हैं उनको इत्तला दी है, वो लोग नकल मकानी कर रहे हैं। मदयन में भी लोग दरियाई स्वात, ठीक है, लोग नकल मकानी पर मजबूर हो गए हैं। सुभान अल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका। माहिर कानून इरफान कादिर कहते हैं मियां नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स अदालत में जमा कराना होगी। इसके बगैर अदालत से किसी किस्म का रिलीफ की तवक्को नहीं की जा सकती। 24 न्यूज से गुफ्तगू में उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। मेरा ख्याल है कि उनको चाहिए कि अगर वो उनका इलाज अभी होना बाकी है और अगर डॉक्टर्स ने ये कहा है कि अभी भी जरूरी है कि उनका इलाज हो, तो वो मेडिकल सर्टिफिकेट जो है वो पेश करते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आगे, क्योंकि उन्होंने जो इजाजतनामा लिया था या शहबाज शरीफ साहब ने जो अंडरटेकिंग दी थी वो यही दी थी कि जब वो रूह सेफ हो जाएंगे या जब डॉक्टर्स कह देंगे कि अब उनको सेफ जो है वो ठीक है और वो वापस जा सकते हैं। अगर वो अंडरटेकिंग के तहत अगर वो स्टेज अगर अभी नहीं आई तो फिर मैं समझता हूँ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को उस अंडरटेकिंग को मलूज़े खातिर रखना चाहिए। फिलहाल मैं समझता हूँ कि ये ऑर्डर जो है इस पे इनको चाहिए कि नजरसानी करें अगली तारीख पर। और वफाकी हुकूमत का अपना ये मौक़िफ़ है कि मियाँ साहब को आना चाहिए और वो तो चाह रहे थे कि उनको वहाँ से लेके आए, फोर्सibly लेके आए। तो अब चूंकि वफाकी हुकूमत से भी उन्होंने ये कह दिया है कि वो इस तरह की रिपोर्ट जो है पेश करें। अगर वफाकी हुकूमत ये रिपोर्ट लेने में कामयाब हो जाती है तो फिर तो मियाँ साहब को आना चाहिए, लेकिन अगर वो रिपोर्ट नहीं ले सकते तो फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट को उनको मियाँ साहब को जो उन्होंने बुलाया है वो ऑर्डर जो है उस हद तक तो करनी पड़ेगी। वज़ीर आज़म को काबीना इजलास में नवाज शरीफ से मुतल्लिक हाई कोर्ट की कार्रवाई से आगाह किया गया, लेकिन वज़ीर आज़म ने नवाज शरीफ के वतन वापसी से मुतल्लिक काबीना में बात करने से गुरेज किया। इस पर बात करेंगे अपने नुमाइंदा अवैस कियानी से। अवैस, बताएगा काबीना इजलास का हवाल क्या रहा? इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जी अवैस, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है तो बताइएगा इस काबीना इजलास से मुतल्लिक। जी बिल्कुल, आज जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कार्रवाई हो रही थी, अदालती कार्रवाई, उसका तमाम अहवाल मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर ने जाके वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को काबीना इजलास के दौरान बताया। लेकिन आज फर्स्ट टाइम है जो हमारे ज़राए बता रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने नवाज शरीफ पर कमेंट करने से इज्तनाब किया। लेकिन साथ ही साथ आज मुख्तलिफ वज़रा जो हैं वो एक दूसरों पर तनकीद करते हुए जो है पाए गए। हमारे ज़राए बता रहे हैं कि असद उमर ने पावर डिवीजन के जो डिस्कोस के जो बोर्ड्स हैं उन पर जो है तनकीद की है, उन पर सवालात उठाए हैं, जिस पर जवाब देते हुए उमर अयूब ने कहा कि वो अगली मीटिंग में जो है वो बताएंगे कि कितने डिस्कोस की बोर्ड जो हैं वो अभी तक नामुकम्मल हैं और क्या वजूहात हैं। इसके साथ जो दराजाती इस्लाहात से मुतालिक इशरत हुसैन पर काफ़ी सवालात उठे। फवाद चौधरी और शीरी मजारी जो हमारे ज़राए बता रहे हैं उन्होंने ये सवालात उठाए हैं कि 2 साल हो चुके हैं लेकिन अभी तक इदारों में इस्लाहात दिखाई नहीं दे रही और इस पर बहुत से सवालात उठ रहे हैं। और जो टेक्निकल जो एक्सपर्ट्स की जो
اپوائنٹمنٹ کی بات کی جا رہی ہے، تو اس پر شیری مزاری جو ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ 2 سال کے بعد اب جا کر یہ مرحلہ آ رہا ہے، تو اٹس ٹو لیٹ، اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ فواد چودھری جو ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ 2006 سے ہم جو سیکرٹریٹ لیول کی جو بات ہو رہی ہے، جو ایگزیکٹو کے آرڈر ورکنگ کی بات کی جا رہی ہے، یہ ہم چیزیں سن رہے ہیں، تو جو اصلاحات ہیں اس حوالے سے چیزیں جو ہیں وہ عوام کو دکھائی ٹھیک ہے، تفصیلات کے لیے بہت شکریہ ویس کیا۔ مسلم لیگ نون کے رہنما مریم نواز کا کہنا ہے کہ نواز شریف وطن واپس آنے کے لیے بہت بے چین ہے، لیکن وہ چاہتی ہیں کہ میاں صاحب علاج تک واپس نہ آئیں۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ سب کو قانون کے سامنے پیش ہونا چاہیے۔ نون لیگ کے کارکنان نے مریم نواز کا مری سے اسلام آباد پہنچنے پر استقبال کیا۔ مریم نواز کی پاناما ریفرنس کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیشی، نون لیگی کارکنوں نے کیا شاندار استقبال۔ مریم نواز مری سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیشی کے لیے روانہ ہوئیں تو اسلام آباد 12 کو پہنچنے پر کارکنوں کی بڑی تعداد نے ان کا استقبال کیا۔ مریم نواز کی گاڑی ان کے شوہر کیپٹن ریٹائرڈ صفدر چلا رہے تھے، جبکہ گاڑی میں سینیٹر پرویز رشید بھی موجود تھے۔ کارکنوں نے ان کی گاڑی پر پھول نچھاور کیے۔ 12 کو پہنچنے پر کارکنان کے نعروں کا جواب دینے کے لیے مریم نواز خود گاڑی سے باہر آ گئیں اور ہاتھ ہلا کر کارکنوں کے نعروں کا جواب دیا۔ ہائی کورٹ کے باہر بھی نون لیگی کارکنوں نے مریم نواز کا استقبال کیا۔ نون لیگ کے کارکنان کی بڑی تعداد بھی ہائی کورٹ کے باہر موجود تھی۔ عدالت پہنچنے پر میڈیا سے غیر رسمی گفتگو میں مریم نواز نے کہا کہ مقافات عمل تو شروع ہونا ہی تھا، کیونکہ ہر چیز کی اپنی ٹائمنگز ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے تو سوچا تھا کہ حکومت اتنا نیچے آنے میں 5 سال لے گی، لیکن حکومت نے اپنا جو نقصان 5 سال میں کرنا تھا وہ 2 سال میں ہی کر بیٹھی۔ ایک سوال کے جواب میں مریم نواز نے کہا کہ اگر مریم نواز اور نواز شریف قانون کے سامنے پیش ہو سکتے ہیں تو باقی کیوں نہیں؟ آپ کے اوپر اگر الزامات لگتے ہیں اور آپ کو اس کے ثبوت ان کے پیش کیے جاتے ہیں، ہمارے لیے تو دیکھیں الزامات لگے، وہ جس کو اردو کا محاورہ ہے کہ کھودا پہاڑ نکلا چوہا، ہمارے میں تو چوہا بھی نہیں نکلا، لیکن پھر بھی وہ سزائیں بھی کاٹی، 1 نہیں 2 نہیں 3 مرتبہ سزائیں کاٹی۔ لیکن اگر آپ کے اوپر کوئی لگا ہے الزام، اس کے ثبوت سامنے آئے ہیں، تو آپ کو قانون کا سامنا کرنے سے کترانا نہیں چاہیے۔ مریم نواز نے مزید کہا کہ ہم نواز شریف کی ہدایت پر عمل کریں گے۔ ان کا لندن میں علاج چل رہا ہے، وہ وطن واپس آنے کے لیے بہت بے چین ہیں، لیکن میری نواز شریف سے ضد ہوگی کہ جب تک علاج نہیں ہو جاتا واپس نہ آئیں۔ بجلی کی قیمت کی بات کریں تو بجلی صارفین کے لیے بری خبر یہ ہے کہ نیپرا نے بجلی کی قیمت میں 84 پیسے فی یونٹ اضافے کی منظوری دے دی۔ اضافے سے صارفین پر 12 ارب روپے کا بوجھ پڑے گا۔ اویس کیانی کی رپورٹ اسی بارے میں ہے۔ سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی کی درخواست پر جولائی کی فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں سماعت ہوئی۔ سماعت کے دوران نیپرا کے کیس آفیسر نے بتایا کہ جولائی میں فرنس آئل اور ہائی اسپیڈ ڈیزل سے مہنگی بجلی پیدا کی گئی۔ جولائی میں سستی بجلی پیدا کرنے والے پاور پلانٹ نہیں چلائے گئے۔ بہترین صلاحیت والے پلانٹ چلا کر 43% فرنس آئل کی بچت کی جا سکتی تھی۔ NPCC حکام نے کہا کہ فرنس آئل کے 43% زیادہ استعمال کی بات غلط ہے۔ 19,000 میگا واٹ سے زائد بجلی کی پیداوار کے وقت فرنس آئل والے پلانٹ میرٹ آرڈر پر آ جاتے ہیں اور چلانا پڑتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ہمارے سسٹم میں 19% حصہ فرنس آئل کا ہے۔ جولائی میں بہترین منصوبہ بندی کی وجہ سے لوڈ مینجمنٹ نہیں کرنا پڑی۔ NPCC حکام کے مطابق اگر فرنس آئل یا ڈیزل والے پلانٹس نہ چلاتے تو 8 سے 10 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کرنا پڑتی۔ سماعت کے بعد اتھارٹی نے قیمتوں میں اضافے کی منظوری دے دی۔ اضافے سے صارفین پر 12 ارب روپے کا بوجھ پڑے گا جو آئندہ ماہ کے بلوں میں ادا کرنا ہوگا۔ نیپرا کے فیصلے کے مطابق لائف لائن زرعی صارفین اور کے الیکٹرک کے صارفین پر نہیں ہوگا۔ سپریم کورٹ نے نیپرا قانون کے سیکشن 26 کے تحت نیپرا کو عوامی سماعت کر کے فیصلے کا اختیار دے دیا۔ چیف جسٹس پاکستان نے پاور ڈویژن حکام پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پاور ڈویژن کی رپورٹ کے الیکٹرک سے پیسے لے کر بنائی گئی ہے۔ حکومت میں ملک چلانے کی صلاحیت ہے، نہ ہی قابلیت۔ سپریم کورٹ میں سندھ خصوصاً کراچی میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ سے متعلق چیف جسٹس پاکستان کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے از خود نوٹس کیس کی سماعت کی۔ عدالت نے کراچی میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ اور کے الیکٹرک کی کارکردگی پر بھرمی کا اظہار کرتے ہوئے نیپرا قانون کے سیکشن 26 پر عمل درآمد کا حکم دے دیا۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ قانون کے تحت نیپرا کو عوامی سماعت کر کے فیصلے کا اختیار ہے۔ عدالت نے حکم دیا کہ 10 روز میں نیپرا ٹربیونل کے ممبرز تعینات کیے جائیں۔ عدالت نے کے الیکٹرک کے خلاف
खिलाफ नेपरा इकदामात पर जारी शुदा हुक्म इम्तना भी खारिज करते हुए नेपरा से कार्रवाई पर मबनी रिपोर्ट तलब कर ली। दौरान समाअत चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि हमने मौजूदा सूरत हाल पर रिपोर्ट मांगी थी, उन्होंने मुस्तकबिल का लिख दिया। मुस्तकबिल को छोड़ दें, अब क्या कर रहे हैं? हुकूमत पाकिस्तान के इलेक्ट्रिक की क्लर्क और मुंशी बनी हुई है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि कराची लोकल गवर्नमेंट 4 साल तक रही, एक नाली तक नहीं बनी। लोकल गवर्नमेंट वालों को जितने भी पैसे मिले वो तनख्वाहों पर खर्च किए गए। कराची में KMC और कंटोनमेंट बोर्ड है, लेकिन उनके मुलाजिम नजर नहीं आ रहे। लगता है सारे घोस्ट मुलाजमीन भर्ती हुए हैं। चीफ जस्टिस ने मजीद रिमार्क्स दिए कि अगर के इलेक्ट्रिक पर वफाक की रिट नहीं तो मतलब के पूरे मुल्क में हुकूमत की रिट नहीं। हुकूमत में मुल्क चलाने की सलाहियत है, ना ही काबिलियत। जिस पावर डिवीजन वाले अफसर ने रिपोर्ट जमा कराई उसको फांसी दे देनी चाहिए। चीफ जस्टिस ने मजीद रिमार्क्स दिए कि इदारों की आपस में कोई हमआंगी नहीं, इस बार बिल्ली थैले से बाहर आ गई है। वफाकी हुकूमत के इलेक्ट्रिक को सब्सिडी दे रही है, आज भी आधा कराची पानी और अंधेरे में डूबा हुआ है। चीफ जस्टिस ने कहा कि मुल्क में पेट्रोल का बड़ा स्कैंडल आया, मुल्क की मईशत तबाही के दहाने पर आ गई है। हुकूमती मामलात समझ से बालातर हैं। इस्लामाबाद में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। पार्लियामेंट लॉजेस के कमरों में पानी टपकने लगा। कमरों में पानी आने से फर्नीचर और दीवारें खराब होने लगी हैं। इसी पर बात करेंगे हमारे नुमाइंदे उस्मान खान से। उस्मान, बताइएगा क्या सूरत हाल है अब? जी बिल्कुल, इस्लामाबाद में आज सुबह सवेरे से वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है, मगर इस बारिश ने जहां पर इस बारिश से मौसम सुहाना होगा वहीं पर इस बारिश से नुकसानात भी हो रहे हैं। और पार्लियामेंट लॉजेस जहां से मुल्क भर से मुंतखब होने वाले अरकान असम्बली रहते हैं, उस पार्लियामेंट लॉजेस की दीवारें भी टपकने लगी हैं और अरकान पार्लियामेंट के कमरों में भी जो है वो पानी आ चुका है, दीवारें टपक रही हैं। दीवारें टपकने के बायस घर का फर्नीचर भी खराब हो रहा है और साथ ही साथ जो दीवारें हैं वो भी खराब हो रही हैं। इसी हवाले से जब हमारी अरकान असम्बली से भी बात हुई तो उनका कहना है कि मुतल्लिका जो जिम्मेदार है, डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर CDA, उनसे भी मुतअद्दिद बार राब्ते करने की कोशिश की है कि वो इस मसले का हल करें, इसका अजाला करें, मगर उनकी जानिब से भी कोई सुनवाई नहीं हो रही, उनकी जानिब से भी कोई फ़ोन नहीं उठाया जा रहा, जिसके बायस कमरे की जो दीवारें हैं वो तो ख़राब हो रही है, मगर पानी मजीद आने से जो घर के अंदर कमरे के अंदर जो फर्नीचर मौजूद है वो फर्नीचर भी ख़राब हो रहा है। जबकि महकमा मौसमियात ने भी ये पेशन गोई की है कि इस्लामाबाद में ये बारिशों का सिलसिला जो है वो इसी तरह जारी रहेगा। ठीक है उस्मान, हमारे साथ रहिएगा। पार्लियामेंट लॉजेस के कमरों में पानी टपकने लगा है, इसी पर बात करेंगे। पीपल्स पार्टी के रुकन कौमी असम्बली डॉक्टर शाजिया साबियाना में ज्वाइन किया है। डॉक्टर शाजिया, बहुत शुक्रिया, आपके वक्त है, बताइएगा किस तरह की शिकायत है आपको डायरेक्टर अमले से? देखिए जी, सुबह से बारिश, जैसे आपको पता है कि इस्लामाबाद में बारिश जारी है, तो सुबह में मैंने कंप्लेन की थी कि मेरी जो सीलिंग है वो लीक कर रही है और सुबह से CDA जो यहाँ पे लॉजिस के डायरेक्टर हैं, डिप्टी डायरेक्टर हैं, उनको मैंने कंप्लेन की थी, लेकिन अभी ये शाम हो गई है, कोई भी नहीं आया कि आके वो ज़रा देख लें या क्या है या कोई रिस्पॉन्स दे दें, किस तरह से इस लीकेज को रोकना है, कोई भी नहीं आया। तो इस्लामाबाद है, पार्लियामेंट लॉजेस है, यहाँ तो बहुत जल्द काम होना चाहिए, लेकिन बाकी अगर शहरों की हालात हम देखें वहाँ सूरत हाल इतनी अबतर है, यहाँ काम नहीं होगा तो फिर कहाँ होगा? देखिए, मैं भी इसी चीज़ का ही वेट कर रही हूँ। जहाँ पे बात आती है एडमिनिस्ट्रेशन की या गुड गवर्नेंस की, तो मैं भी वही वेट कर रही हूँ कि कब हमारी भी सुनी जाएगी और हमारे मसले भी हल होंगे। जब हमारे साथ जो सिटिंग MNAs हैं, पार्लियामेंटेरियंस हैं, उनके साथ ये हालात हैं, तो आप सोच सकते हैं कि आम आवाम किन मुश्किलात का सामना कर रही होगी। तो आपने फोन किया तो इस पर अमले का जवाब कोई सामने आया? कब तक हालात को बेहतर करेंगे पार्लियामेंट लॉजेस के? जी, पहले तो उनकी कोई फोन अटेंड नहीं हो रहे थे। जब उन्होंने रिसीव किया तो उन्होंने कहा कि बस थोड़ी देर में करते हैं, और उस थोड़ी देर को भी मेरे ख्याल में 5 घंटे गुजर चुके हैं। ठीक है, दोबारा आपका कांटेक्ट हुआ किसी से? जी, मैंने काफी बार ट्राई किया है, लेकिन स्टिल वेटिंग के कोई आ जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। पीपल्स पार्टी के रुकन कौमी असम्बली डॉक्टर शाजिया हमारे साथ थी। इस्लामाबाद में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से पार्लियामेंट लॉजेस के कमरों में पानी टपकने लगा। शहर कायद का पोश इलाका डिफेंस अब तक पानी में डूबा नजर आ रहा है। कई फीट पानी जमा है और रिहायशी अब तक निकासी आप के मुंतजिर हैं और अपनी मदद आप के तहत पानी निकालने की कोशिशों में मसरूफ़ हैं। ऐसे ही एक रिहायशी के साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अली खान। अली, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ खयाबान इत्तेहाद में। शहर कायद का बारिश के बाद जो है वो बुरा हाल हुआ हुआ है और ख़ास तौर से जो एरिया पोश एरिया समझा जाता था इस वक्त शदीद बदहाली का शिकार है। बारिश का पानी
घुटनों घुटनों जो है वो कई जगह पर जमा है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं तो होटल के मालिक, जानते हैं इनसे कि इनके होटल का इस वक्त क्या हाल हुआ और किस तरीके से जो है वो ये पानी अंदर भर गया। यहाँ पे जिस दिन बारिश हुई है हमारी बेसमेंट 10-10 फीट तक पूरा फर्नीचर, पूरा इंटीरियर काम पूरा तबाह हो चुका है इस वक्त। तकरीबन हमें 24 घंटे लगे हैं अपनी बेसमेंट से पानी निकालने के लिए, 24 घंटे, और स्टिल अभी तक हम लगे हुए हैं कि आखिरी के पानी निकल जाए। और हमारा फर्नीचर जो तकरीबन 25 से 30 लाख रुपए इंटीरियर पे लगा हुआ था, सिर्फ इंटीरियर पे, वो बर्बाद हो चुका है। साथ साथ अगर मेरे कैमरामैन अगर दिखा सकें तो ये बिजली के बोर्ड जो हैं ये पूरे तौर पे बारिश की वजह से जो है जल गए। जलने के बाद ये राख हो चुके हैं। और इसी तरह से हमने यहाँ पे मुख्तलिफ जगहों पे विज़िट किया तो बिल्डिंगों के अंदर जगह जगह जो है वो इस तरह के हमें मंजर नज़र आए और आग लगे हुए ये बोर्ड जो है मीटर जले हुए नज़र आए। जनरेटर जो हैं वो चल के जो हैं वो इस वक्त जवाब दे चुके हैं। शहरियों का यही कहना है कि इंतज़ामिया और हुकूमत दोनों ही जो है वो हमारी मदद को नहीं आए और हम अपनी मदद आपके तहत ठीक है। मोहम्मद अली खान, बहुत शुक्रिया आपका। रहमत की डेपुटेशन पर डायरेक्टर ह्यूमन रिसोर्स रेलवे डिवीजन सकर्री के मुंतज़िम इसके मोहम्मद रियाज की डिप्टी सेक्रेटरी नारकोटिक्स कंट्रोल डिवीजन तैनाती की गई है, जबकि डिप्टी सेक्रेटरी नारकोटिक्स कंट्रोल डिवीजन अब्दुल हमीद बलोच को एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने की हिदायत की गई है। इसके अलावा जो ग्रेड 18 के हैं मसूद नोमान और शिद्रा सलीम, उनकी खिदमात पंजाब हुकूमत के हवाले की गई हैं, और ग्रेड 18 की जो शिद्रा सलीम की खिदमात हैं आप वो पंजाब हुकूमत के हवाले करने के ठीक है। तफसीलात के लिए बहुत शुक्रिया बाबर शहजाद तुर्क। कराची में चीफ सेक्रेटरी सिंध की ज़ेर सदारत सिलेक्शन बोर्ड 2 का इजलास हुआ, जिसमें मुख्तलिफ महकमों के 113 अफसरान को ग्रेड 19 में तरक्की दे दी। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे आज़ाद नोहरियों से। आज़ाद नोहरियों, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, सूबाई सिलेक्शन बोर्ड 2 ने 15 महकमों के अफसरान को 18 से 19 ग्रेड में तरक्कियाँ दे दी है, जिसकी बाकायदा तौर पर इस बोर्ड ने मंजूरी दी है। 113 अफसरान है जिनको तरक्कियाँ मिली है, जिसमें महकमा जेल खानाजात के 2 अफसरान है, महकमा कानून का 1 अफसर, महकमा इत्तलात के 7 अफसर, महकमा जो है प्लानिंग यानी तरक्की मनसूबबंदी के 4 अफसरान, इसके साथ महकमा वर्क्स और सर्विसेज के 21 अफसरान, महकमा औकाफ। ठीक है आज़ाद नोहरियो, बहुत शुक्रिया आपका। अपडेट करेंगे आपको। डिफेंस कराची में खुदकुशी करने वाली डॉक्टर माहा अली को गोली लगने का मामला। माहा अली की कब्र कुशाई और मैयत का पोस्टमार्टम कराने का फैसला कर लिया गया है। जाए वकुआ के मुआयने से शवाहिद मिले कि डॉक्टर माहा अली को गोली सर में सीधे हाथ से लगी। जिना अस्पताल के MLO डॉक्टर हसन अहमद ने पोस्टमार्टम किए बगैर माहा अली की मौत की मेडिकल रिपोर्ट जारी कर दी थी। मेडिकल रिपोर्ट और जाए वकुआ के शवाहिद में तजाद ने शकूक को शुबहात को जन्म दे दिया है और नए सिरे से अब तहकीक होगी। डिफेंस कराची में खुदकुशी करने वाली डॉक्टर माहा अली को गोली लगने का यह मामला। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, खानेवाल में नौजवान को फोन पर लड़की से दोस्ती महंगी पड़ गई। नवाही गांव में लड़की के बुलाने पर जाने वाले नौजवान को मार कुटाई के बाद गले में जूतियों का हाथ डाले गए और मुंह काला करके घुमाया गया। खानेवाल में नौजवान को फोन पर लड़की से दोस्ती महंगी पड़ गई। नवाही गांव में लड़की के बुलाने पर जाने वाले नौजवान को तशद्दुद का निशाना बनाया गया।